नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक ही कैंपस पे। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में गुर्जर प्रतिहार राजवंश पढ़ने के बाद अब हम आते हैं अगले राजवंश पे। अगला राजवंश है चौहान राजवंश। चौहान राजवंश में सबसे पहले जानते हैं ये चौहान शब्द आया कहाँ से। ये जो चौहान शब्द है यह पड़ा था चहमान शब्द से। चहमान शब्द जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका अपभ्रंश रूप वो क्या बना? चौहान। इसका अपभ्रंश रूप मतलब बिगड़ा हुआ रूप। जो संस्कृत भाषा है उससे भाषा बिगड़ी तो क्या हुई? नई भाषा बनी। जैसे संस्कृत का अपभ्रंश रूप हिंदी है। हिंदी जो है वो संस्कृत के कई शब्द लिए हुए हैं, लेकिन उनका रूप क्या है? बदल गया। जैसे दूध है, दूध हिंदी का शब्द है, संस्कृत में क्या कहते हैं हम? दुग्ध। जैसे संस्कृत में रात्रि है तो हिंदी में क्या हो जाता है? रात। ऐसे ही संस्कृत में चहमान शब्द था जो चौहान में परिवर्तित हो गया। अब दोस्तों, कहने को तो ये बिगड़ा हुआ रूप है, लेकिन क्या वास्तव में ये है बिगड़ा हुआ रूप? मुझे तो ऐसा लगता है ये सुधरा हुआ रूप है। अब एक तरफ आप बोलो पृथ्वीराज चौहान और दूसरी तरफ बोलो पृथ्वीराज चहमान, तो जब चौहान बोलते हो तो सीना फूल जाता है, गर्व महसूस होता है। वहीं चहमान बोलते हो तो ठंडे से रहते। तो चहमान का अपभ्रंश रूप क्या है? चौहान। अब दोस्तों, इन्होंने अपने शासन की शुरुआत किस क्षेत्र से की थी? इन्होंने अपने शासन की शुरुआत राजस्थान के अंदर सपालदक्ष क्षेत्र से की थी। सपालदक्ष। अब आपको जब मैंने राजस्थान के प्राचीन स्थलों के नाम बताए थे तब मैंने एक बताया था जांगल प्रदेश, एक बताया था अहिछत्रपुर, और एक बताया था सपादलक्ष। मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो आपने पूरा देखा था। हर स्थान का नाम, प्राचीन नाम आपने अच्छे से दिमाग में बिठाया। दोस्तों, यह जो नाम है इन पे सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि वर्तमान समय में नागौर जो है इसका प्राचीन काल में नाम क्या था, या ऐसा पूछ लिया जाता है कि जांगल प्रदेश वर्तमान में किन जिलों में फैला है। तो यह जो चहमान या चौहान राजवंश है इसका शुरुआत जो हुई है वह जांगल प्रदेश, इसके आसपास के क्षेत्रों से हुई है। एक पुस्तक है पृथ्वी राज विजय, एक पुस्तक है पृथ्वीराज विजय जिसे जयानक भट्ट ने लिखा है। जयानक भट्ट ने लिखा है। जयानक भट्ट जो थे ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार के कवि थे। इनका जन्म जो हुआ था कश्मीर में हुआ था, उसके बाद ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में चले जाते हैं और उन पर एक पुस्तक लिखते हैं पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय जो है इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान के शौर्य का, उनके पराक्रम का, उनसे जुड़े हुए कुछ युद्धों का वर्णन है। अब इस पुस्तक के अंदर चौहानों की उत्पत्ति के बारे में भी लिखा है। इन्होंने विशेष रूप से जांगल प्रदेश, अहिछत्रपुर, सपादलक्ष इन क्षेत्रों का वर्णन किया है। और दोस्तों, एक और बात, अब बात यह आती है कि जांगल प्रदेश वर्तमान में क्या कहलाता क्या है? तो बीकानेर और उत्तरी मारवाड़ का जो क्षेत्र है वो क्या है था उस समय? जांगल प्रदेश। और अहिछत्रपुर वर्तमान समय में नागौर शहर। और ये सपादलक्ष आज क्या जाना जाता है? सांभर या सांभर के आसपास का क्षेत्र, इसे उस समय सपादलक्ष कहते थे। अब दोस्तों, इस क्षेत्र के अंदर जो लोग रहते थे वो चहमान कहलाते थे, और उन्हीं में से एक व्यक्ति हुए थे वासुदेव चहमान। इन्होंने क्या है कि चौहान वंश या चहमान वंश की नींव रखी थी। कहां पर? सपादलक्ष क्षेत्र में। और अपनी राजधानी किसको बनाया? अहिछत्रपुर। अब दोस्तों आपको याद होगा कि हमने बिजोलिया अभिलेख पढ़ा है।
बिजोलिया अभिलेख पढ़ाते समय मैंने बताया था कि चौहानों की उत्पत्ति जो हुई है उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी हमें इस बिजोलिया अभिलेख में मिलती है। उसमें ही यह बताया है कि एक वासुदेव चहमान का व्यक्ति था जो सपादलक क्षेत्र में रहता था और वो एक नए राजवंश की शुरुआत करता है और अहिछत्रपुर में अपनी राजधानी स्थापित करता है। दोस्तों, हमने बिजोलिया अभिलेख के बारे में पढ़ा है। बिजोलिया अभिलेख, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको यह बहुत अच्छे से बताया था और आपको यह भी बताया था कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है। राजस्थान के इतिहास में ये चौहान राजवंश की प्रारंभिक जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। इस बिजोलिया अभिलेख में सांभर और अजमेर के चौहानों का वर्णन है। सांभर और अजमेर के प्रारंभिक चौहानों का वर्णन है। अब उसी के अंदर एक लिखा हुआ है कि एक वासुदेव चौहान नाम का व्यक्ति, वासुदेव चहमान नाम का व्यक्ति 551 ईस्वी में अहिछत्रपुर में एक नए राजवंश की स्थापना करता है जो है चौहान या चहमान राजवंश। और वो अहिछत्रपुर को क्या बनाता है? अपनी राजधानी बनाता है। इसके साथ ही इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण बात लिखी गई है कि यह जो वासुदेव चहमान था यह क्या था? एक ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। अब यहां पे एक महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान रखनी है कि बिजोलिया अभिलेख चौहानों की उत्पत्ति किन से बताता है? तो ब्राह्मणों से बताता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हमें ध्यान रखना है कि चौहानों की उत्पत्ति, एक तो सबसे पहले ये आ जाएगा कि चौहानों की उत्पत्ति के विषय में किस अभिलेख से हमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, तो वो है बिजोलिया अभिलेख। अब बिजोलिया अभिलेख में चौहानों को क्या बताया गया है? ब्राह्मण बताया गया है। तो चौहानों की उत्पत्ति, अभी जो वीडियो हमने देखा राजपूतों की उत्पत्ति, उसमें मैंने बताया था कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति जो है, ब्राह्मणों से जो उत्पत्ति है उसके मत को समर्थन दिया है डॉक्टर D.R. भंडारकर ने। तो उसमें एक चीज और ही जुड़ रही है कि चौहान राजवंश की ब्राह्मणों से उत्पत्ति का स्रोत हमें क्या है? बिजोलिया से मिलता है। तो ये ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी उत्पत्ति से जुड़े हुए जो भी अन्य मत है, जैसे हमने पहले बताया था कि जो राजपूत है वो सूर्यवंशी है, राजपूत जो है वो अग्निकुंड से है, वो वैसे के वैसे ही हैं जैसे हमने राजपूतों की उत्पत्ति में पढ़े थे। दोस्तों, बिजोलिया अभिलेख के साथ साथ अन्य जो भी राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत थे, जो भी अन्य मत थे कि वह सूर्यवंशी है, वह चंद्रवंशी है, वह अग्निकुंड से उत्पन्न हुए, वो वैसे के वैसे ही इन पे लागू होते हैं चौहानों पर। हमने देखा था कि गुरु वशिष्ठ ने आबू के अंदर एक महायज्ञ आयोजन करवाया था, उसके अग्निकुंड से 4 योद्धा पैदा किए थे, उनमें से एक योद्धा कौन था? चहमान या चौहान। तो वो भी माना जाता है। अब उसका समर्थन किस किस व्यक्ति ने किया था? उसका समर्थन किया था चंद्रबरदाई ने, साथ ही उनके मेहनौत नैणसी और सूर्यमल मिश्र। तो ये अग्निकुंड वाला था। इसके बाद दूसरा मत सूर्यवंशी के बारे में हमें कहाँ से पता चल रहा है? पुराणों से। और गौरी शंकर ओझा ने भी क्या बोला है कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? सूर्यवंश से। तो हमें ये ध्यान रखना है। अब एक और इसमें महत्वपूर्ण बात जो है, यहाँ पर हमने बिजोलिया अभिलेख देखा जो इनको क्या बता रहा है? ब्राह्मणवंशी। अब एक और अभिलेख है, आबू का अभिलेख। या इसे अचलेश्वर मंदिर का
मंदिर का लेख भी कहते हैं। आबू के अंदर एक मंदिर है, अचलेश्वर मंदिर, प्राचीन मंदिर है, वहां पर एक लेख पाया गया, उसमें इनको क्या बताया गया है? चंद्रवंशी। तो हमें दो महत्वपूर्ण ध्यान रखने, एक तो ब्राह्मण वंशीय किसमें लिखा हुआ है? अपने बिजोलिया अभिलेख में, और दूसरा चंद्रवंशी किसमें बताया है? आबू अभिलेख में या अचलेश्वर मंदिर के लेख में। तो यह दो जो मत है इनकी उत्पत्ति से, चौहानों की उत्पत्ति से यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इनके जो आदि पुरुष है, इनके जो आदि राजा है वो है वासुदेव चौहान, जो अभी हमने देखा था बिजोलिया अभिलेख में। उन्होंने 551 ईस्वी में आई छत्रपुर में चौहान राजवंश या चहमान राजवंश की नींव रखी थी। वासुदेव चहमान, वासुदेव चहमान जो है वो चहमानों के आदि पुरुष कहलाते हैं। आदि पुरुष, आदि पुरुष का अर्थ क्या होता है? वह व्यक्ति जो इनके राजवंश की नींव रखता है। इन्होंने राजधानी कहाँ बनाई थी? अही छत्रपुर में, जो आज क्या कहलाता है? नागौर। और इन्होंने इसी क्षेत्र में एक शाकंभरी या सांभर झील, वर्तमान में इस शाकंभरी का नाम क्या है? सांभर झील का निर्माण करवाया, और सांभर झील के पास ही अपनी कुल देवी का मंदिर का निर्माण भी करवाया था। चौहानों राजवंश की कुल देवी, अब ये बात ध्यान रखनी है, चौहान राजवंश की दो कुल देवी है। एक तो शाकंभरी के चौहानों की कुल देवी, वो है शाकंभरी देवी। शाकंभरी देवी के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अब दूसरी बात है जो चौहानों की कुल देवी मानी जाती है, चौहानों की कुल देवी, वो माना जाता है जीर्ण माता को। जीर्ण माता को, इनका मंदिर कहाँ पर है? सीकर में। तो ये ध्यान रखना है कि शाकंभरी चौहानों की कुल देवी शाकंभरी देवी, जबकि चौहानों की कुल देवी कौन है? जीर्ण माता, जिनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? सीकर में। सीकर में एक रहवासा गांव है, वहां पर इनका मंदिर है। वासुदेव चहमान के बाद अगले महत्वपूर्ण शासक बने अपने विग्रह राज तृतीय। वैसे इन्होंने कोई खास काम किया नहीं था, तो इनका खाली नाम जानो। इनके जो पुत्र थे वो थे पृथ्वीराज। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, इतिहास में जो पृथ्वीराज जिनका नाम संयोगिता से जोड़ा जाता है, मोहम्मद गौरी से जोड़ा जाता है, वह कौन से नंबर के हैं? ठीक है, ये बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाना कि वह जो है प्रथम नंबर के नहीं है। वो जब हम आएंगे तब देखेंगे आप। दोस्तों इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण शासक रहे पृथ्वीराज नाम के, जिनका नाम संयोगिता से जोड़ा जाता है, और साथ ही साथ उनका मोहम्मद गौरी से भी जोड़ा जाता है। अब यह कौन से नंबर के शासक हैं? तो यह बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार परीक्षा में ऐसा सवाल पूछ लिया गया है कि वह व्यक्ति जो मोहम्मद गौरी से लड़ता है कौन सा शासक था। ऑप्शन दे दिए, पृथ्वीराज चौहान 1, पृथ्वीराज चौहान 2, पृथ्वीराज चौहान 3, पृथ्वीराज चौहान 4। अब पृथ्वीराज तो सबको मालूम है, लेकिन नंबर कौन सा है? ठीक है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि पहला नहीं है। ठीक है, हम आएंगे अब, जब आगे जब करेंगे तब आपको बताएंगे। तो विग्रहराज तृतीय का पुत्र था पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र हुआ अजयराज। अब अजयराज जो था यह वास्तव में चौहान राजवंश का निर्माण कर्ता कहलाता है। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले
इन्होंने क्या किया, सबसे पहले चौहानों की राजधानी को बदला, नई राजधानी कहां बनाई, अजय मेरू, अजय मेरू वर्तमान समय में क्या कहलाता है, अजमेर। तो अब शाकंभरी के चौहान अहिछत्रपुर में अपनी राजधानी जिनकी थी वो कहाँ चले जाते हैं, अजय मेरू या अजमेर। अब अजमेर जाने के बाद इन्होंने एक नए किले का भी निर्माण करवाया, अजय मेरू नाम का किला, दुर्ग भी इन्होंने निर्माण करवाया। अब यह जो दुर्ग है इसको राजपुताने की कुंजी भी कहा जाता है, राजपुताने की कुंजी। कुंजी का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो आपको यहाँ से मिल जाती है। यह ऐसा इसलिए कहा जाता है कि राजपुताने के अजय मेरू दुर्ग में या अजमेर में सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए हैं। राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं उनमें सबसे ज़्यादा आक्रमण झेलने वाला जो दुर्ग है वो कौन सा है, अजय मेरू दुर्ग या अजमेर का दुर्ग। अब इसका एक और नाम है गढ़ बीठली। इसका जो निर्माण हुआ था वो बीठली नाम की पहाड़ी पे हुआ था, गढ़ बीठली। इसी को अपन तारागढ़ भी कहते हैं, तारागढ़। ये ज्यादा जो फेमस हुआ यह तारागढ़ नाम से ही हुआ, अजय मेरू दुर्ग। इसके बाद इसका एक और नाम है अरावली का अरमान, अरावली का अरमान। और इसको एक और उपाधि दी गई है कर्नल जेम्स टोड द्वारा ही, वह क्या है, पूर्व का जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर। अब दोस्तों जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि हम जो है पर्यटन को क्या है अपने कोर्स में साथ लेके चलेंगे, तो जितने भी स्मारक है, जितने भी गढ़ है, जितने भी मंदिर और है, इनके बारे में साथ साथ हमें पढ़ाता चलूँगा। अब इसको अलग से लिख लेना। अब इसके ये जो नाम है ये हमारे पूछे जाते हैं कि गढ़ बीठली जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। गढ़ बीठली, ऐसा गढ़ जो बीठली पहाड़ी पे बना हुआ, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, गढ़ बीठली। तो यह हमारे पर्यटन के हिसाब से भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो अजय राज थे इनको गोपीनाथ शर्मा ने एक उपाधि भी दी है कि चौहान राजवंश के निर्माणकर्ता। क्या बोला है इनको, चौहान राजवंश के निर्माणकर्ता। किन्होंने बोला है, गोपीनाथ शर्मा ने। इन्होंने दोस्तों नई राजधानी स्थापित की अजय मेरू में, अजय मेरू या अजमेर में। इन्होंने नई राजधानी स्थापित की अजय मेरू या अजमेर। वहां पे एक दुर्ग भी बनवाया, अजय मेरू दुर्ग, जिसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं। दोस्तों अजय राज ने एक नए सिक्के भी चलाए थे, नए सिक्के भी चलाए थे। अब यह क्या है कि अपनी रानी से बड़ा प्रेम करते थे, तो उस रानी का नाम सोमलेखा था। तो उस रानी का नाम इन नए सिक्कों पे अंकित भी करवाया था। ये नए सिक्के थे चांदी के और इन पे अपनी रानी का नाम सोमलेखा उसे अंकित भी करवाया था। तो दोस्तों चौहान राजवंश के निर्माणकर्ता स्पष्ट है अजय राज प्रथम, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद अपना अगला शासक आता अर्णोराज, जो अजय राज का ही पुत्र था। तो अगले शासक अपने आते हैं अर्णोराज। अर्णोराज अजय राज के ही पुत्र थे। इन्होंने सबसे पहले तुर्कों को अपनी राजपुताना की भूमि से खदेड़ा। इसके बाद मालवा के शासक
मालवा के शासक नरवर्मन को हराया और तुर्कों को खदेड़ा। इसके बाद यह वीरता का कार्य करके इन्होंने अपने लिए एक उपाधि धारण की, परम भट्टारक महाराजा धीराज। परम भट्टारक महाराजा धीराज। इतने से काम नहीं चला था, साथ में एक और शब्द ऐड किया, परमेश्वर। परमेश्वर तो पूरा ही परम भट्टाकर महाराजा धीराज परमेश्वर, यह उपाधि इन्होंने धारण की थी। इसके बाद इन्होंने इसी जीत के उपलक्ष्य में एक आना सागर झील का भी निर्माण करवाया। आना सागर झील जो अजमेर में स्थित है, और साथ ही साथ आदि वराह का मंदिर का निर्माण भी करवाया था पुष्कर में। आदि वराह मंदिर पुष्कर में बनवाया। तो अर्णोराज इन्होंने सबसे पहले तुर्कों को खदेड़ा, मालवा के शासक नरवर्मन को हराया। इसके उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ी उपाधि ग्रहण की, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। फिर इन्होंने आनासागर झील का निर्माण करवाया। ये झील आज भी अजमेर में स्थित है, और एक आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया। और अंत में क्या हुआ, इनके साथ बड़ा बुरा हुआ। इनके पुत्र जगदेव, इनके पुत्र जगदेव ने इनकी हत्या की और चौहान राजवंश का पितृहंता कहलाया। चौहान राजवंश का पितृहंता कहलाया। दोस्तों, जगदेव ने वैसे कोई ऐसे विशेष कार्य किए नहीं, लेकिन इसके अगले शासक जो आएंगे वो आएंगे अर्णोराज के दूसरे पुत्र बिशल देव या विग्रहराज चतुर्थ। उन्होंने सत्ता हथियाने के लिए क्या किया, इन भाई साहब को ऊपर पहुंचाया। जगदेव ने अपने पिता की हत्या की, फिर इसी का दूसरा बेटा उसने किसकी हत्या की, जगदेव की, और सत्ता पे आसीन हुआ। अब जो ये विग्रहराज चतुर्थ था, इसका काल चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। चलो देखते हैं। विग्रहराज, नाम में ही विग्रह आ रहा है। तो इस समय अजमेर के अंदर बहुत झगड़े हुए थे। अब हुआ क्या, सत्ता का संघर्ष। अर्णवराज के 4 बेटे थे, जगदेव, विग्रहराज, तीसरा अपर गांगेय और चौथा सोमेश्वर। अब सत्ता के लिए बड़ा संघर्ष चला। सबसे पहले जगदेव ने पिताजी की हत्या की और सत्ता हत्याई। फिर इन भाई साहब ने जगदेव की हत्या करके सत्ता अपनाई। अब इनका जो शासन काल था, यह वास्तव में चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। चौहानों का स्वर्ण काल। इन्होंने क्या है, बहुत बड़े बड़े कार्य किए। सबसे पहले राज्य की सीमाओं को गजनी से दिल्ली तक लेके गए। दूसरा, यह विद्वानों के आश्रयदाता थे। इनको जयानक भट्ट द्वारा एक उपाधि दी गई है, कवि बांधव की। तीसरी चीज, इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। और भी इनके साथ में बहुत उपलब्धियां हैं, अब देखते हैं। तो सबसे पहले तो सीमा का विस्तार या राज्य का विस्तार। गजनी तक, गजनी काबुल की राजधानी थी, वहां पे अपना शासन स्थापित किया। साथ ही साथ दिल्ली में तोमरों को हराया। दिल्ली में तोमर राजवंश का शासन था, तो दिल्ली में तोमरों को हराया। और अपने घर के पास पाली, जालोर, इन पर भी इन्होंने अधिकार
किया। अब इनके बाद में इनको एक उपाधि दी गई थी कवि बांधव की। कवि बांधव की जो उपाधि थी यह जयानक भट्ट द्वारा दी गई थी, जयानक भट्ट द्वारा। अभी हमने देखा था कि जयानक भट्ट ने एक ग्रंथ की रचना की थी पृथ्वीराज विजय, जिसके अंदर इनको क्या बोला गया, कवि बांधव। क्यों? क्योंकि यह विद्वानों के आश्रय दाता थे। विद्वानों के आश्रय दाता थे। इनके राज में या इनके राज्य में इनके राजकवि जो थे वो थे सोमदेव। इनके राजकवि कौन थे? सोमदेव। अब इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, वो थी ललित विग्रहराज। इस ललित विग्रहराज में इन विग्रहराज के एक प्रेम प्रसंग का इन्होंने वर्णन किया। था क्या कि अजमेर के पास में इंद्रपुर में एक राजकुमारी थी बिसल देवी। तो बिसल देवी के साथ में विग्रहराज के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है ललित विग्रहराज में। अब इनका साहित्य का प्रेम इतना गहरा था कि इन्होंने खुद ने एक हरिकेली नाटक की रचना की। हरिकेली नाटक लिखा, स्वयं ने एक नाटक लिखा। इसके बाद इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला की स्थापना करवाई। अब दोस्तों दुर्भाग्य से इस संस्कृत पाठशाला को दिल्ली के सुल्तानों ने नष्ट करवा दिया और आज यह 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। अब यहीं पर इन्होंने एक और निर्माण कार्य जो करवाया, बहुत महत्वपूर्ण निर्माण कार्य, जयपुर की आज जो लाइफ लाइन मानी जाती है बिसल सागर बांध, उसका निर्माण कौन करवाता है? बिसल सागर बांध। इनका निर्माण किन्होंने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने। और साथ ही साथ इन्होंने एक बिसलसर झील का भी निर्माण करवाया अजमेर में। तो दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ का जो शासन काल था यह चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। कैसे? सबसे पहले तो इन्होंने राज्य का विस्तार किया, फिर विद्वानों को इन्होंने आश्रय दिया और खुद ने उपाधि धारण की, किसकी? कवि बांधव की। इसके बाद इन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, एक साहित्य की रचना भी की खुद ने, और इनके महत्वपूर्ण निर्माण कार्य बिसल सागर बांध और बिसलसर झील। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कल हम जानेंगे पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी, साथ ही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के युद्ध। दोस्तों तब तक के लिए जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।